मॉर्निंग एवरीवन। श्री नंदीशा विद्यालय द्वारा संचालित ऑनलाइन शिक्षण में आपका स्वागत है। अपन देख रहे हैं अपना पहला अध्याय जो कि है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि प्रबंध की प्रकृति क्या होती है और उसका महत्व क्या होता है। इस चैप्टर के बारे में अपन डिटेल में तो पहले ही रीड कर चुके हैं। अब चल रही है अपनी रिवीजन क्लास, तो अपन को इसको ब्रीफली रीड करना है। आज है अपना क्वेश्चन कि प्रबंध के क्षेत्रों को समझाइए, यानी कि प्रबंध जो हमारा मैनेजमेंट होता है, जिसका मतलब ये होता है कि हमें व्यक्तियों से कैसे कार्य कराना है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड की जाती हैं। सबसे पहले आता है हमारा उत्पादन प्रबंध। अब उत्पादन का मतलब होता है वस्तुओं का प्रोडक्शन करना, यानी कि वस्तुओं का निर्माण करना। तो जो हमारा उत्पादन प्रबंध होता है उसके अंतर्गत इस बात का निर्धारण किया जाता है कि किन वस्तुओं का उत्पादन होगा और कितनी मात्रा में किया जाएगा, क्योंकि किन वस्तुओं का और कितनी मात्रा में, ये सारी ही चीज़ें जो होती हैं वह व्यवसाय के अंतर्गत महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। अब मान लीजिए आपको 100 वस्तुओं की आवश्यकता थी और उसकी जगह आपने 200-400 बना दिए या फिर कम वस्तुएं बना दी, तो यानी कि इसमें भी क्या हो जाता है, हमारे व्यवसाय को लॉस हो जाता है। अब उत्पादन कितनी मात्रा में करना है ये तो डिसाइड हो गया, लेकिन किन किन वस्तुओं का करना है। अब मान लीजिए ग्राहक किसी भी अन्य प्रकार की वस्तुओं की मांग करते हैं और आपने कुछ अन्य प्रकार की वस्तुएं बना दी, तो उससे भी क्या हो जाता है, हमारे बिजनेस को लॉस हो जाता है। इसीलिए उत्पादन प्रबंध के अंतर्गत किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाएगा और कितनी मात्रा में किया जाएगा, उन सब बातों का अध्ययन किया जाता है। दूसरी चीज होती है हमारा वित्तीय प्रबंध। वित्तीय प्रबंध का मतलब होता है वित्त की आवश्यकताओं का अनुमान लगाना और उसका सही तरीके से उपयोग करना ही वित्तीय प्रबंध के अंतर्गत आता है, जो कि अपन अपने जो 13वां अध्याय था फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उसमें इसको अपन अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं। यानी कि वित्तीय प्रबंध का मतलब कि व्यवसाय के अंतर्गत कितने वित्त की आवश्यकता होगी और उस वित्त का अरेंजमेंट अपन को किन किन स्थानों से करना है। लोन ले सकते हैं आप, किसी से उधार भी ले सकते हैं, तो उन चीज़ों का, और साथ ही साथ जो अपन उधार किसी से पैसा लेते हैं उसका व्यवसाय में सही तरीके से उपयोग करना ही वित्तीय प्रबंध कहलाता है। तो पहला हुआ हमारा उत्पादन प्रबंध और दूसरा होता है हमारा वित्तीय प्रबंध। तीसरी चीज आती है हमारी विकास प्रबंध के अंतर्गत। अब अपन व्यवसाय तो संचालित अपन कर रहे हैं, वित्त की व्यवस्था भी कर ली अपन ने और उसके साथ में हमने उत्पादन के बारे में भी डिसाइड कर लिया। अब विकास का मतलब ये होता है कि जो अपन व्यवसाय कर रहे हैं उसको निरंतर लाभ भी होता रहे, यानी कि अपन प्रोडक्शन कर रहे हैं, सेलिंग कर रहे हैं, उसके बाद भी व्यवसाय में निरंतर विकास होता रहे, यानी कि उसकी प्रोग्रेस होती रहे। कि पहले मान लीजिए आपको 10 लाख का प्रॉफिट हो रहा है, तो आपका व्यवसाय प्रोग्रेस तभी कहलाएगा जब वो 10 लाख रुपए आपके 12 और 15 लाख में कन्वर्ट हो जाएंगे, यानी कि आपका जो व्यवसाय का विस्तार है, उसका आकार है और विकास है, वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। तो विकास प्रबंध के अंतर्गत इन्हीं बातों का अध्ययन किया जाता है। चौथी चीज होती है हमारा समय प्रबंध। तो ये अपन ने कल की वीडियो में भी पढ़ा था कि सभी लोग चाहते हैं कि हम कम से कम काम करें और हमें ज़्यादा से ज़्यादा अधिक परिणाम प्राप्त हो जाए। तो जो हमारा समय प्रबंध यानी कि टाइम मैनेजमेंट होता है, उसके अंतर्गत भी इसी बात का अध्ययन किया जाता है कि व्यवसाय को कम से कम मेहनत करनी पड़ी, कम से कम कार्य करना पड़े और उसका परिणाम हमें ज़्यादा से ज़्यादा मिले। इसीलिए अपन खुद अपने कर्मचारियों को इस प्रकार से ट्रेन करते हैं कि वो कम से कम कार्य करें, प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा करें, यानी कि कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुओं का प्रोडक्शन करेंगे तो उससे क्या हो जाएगा, समय भी कम लगेगा, प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी और व्यवसाय का लाभ भी बढ़ता जाएगा। तो एक काम होता है हमारा समय प्रबंध के अंतर्गत। पांचवा होता है हमारा विपणन प्रबंध। इसका चैप्टर भी अपन पूरा कंप्लीट पढ़ चुके हैं, शायद 18वां या 19वां चैप्टर है इसका। यानी कि विपणन प्रबंध यानी कि मैनेजमेंट इसका होता है मार्केटिंग मैनेजमेंट। इसका मतलब होता है वस्तुओं का जो प्रोडक्शन, मतलब विज्ञापन किया जाता है। अब क्या होता है, किसी भी वस्तु का अगर अपन विज्ञापन नहीं करते हैं तो ग्राहकों को उन चीज़ों वस्तुओं के बारे में जानकारी नहीं हो पाती है। अब मार्केट में कोई नई वस्तु आती है, मान लो अपन को ही उसके बारे में पता नहीं लग पाएगा, तो अपन उन वस्तुओं को क्या करेंगे, खरीदेंगे नहीं। इसीलिए विपणन प्रबंध में इस बात का अध्ययन किया जाता है कि जो भी प्रोडक्शन और जो भी सेलिंग अपन व्यवसाय में कर रहे हैं उनकी एडवर्टाइजमेंट यानी कि विज्ञापन अपन मार्केट में करें, ग्राहकों को उन वस्तुओं के बारे में जानकारी हो, ग्राहक उन वस्तुओं को खरीदें। ये हुए हमारे प्रबंध के क्षेत्र: उत्पादन प्रबंध, वित्तीय प्रबंध, विकास प्रबंध, समय प्रबंध और विपणन प्रबंध। अब अपन देखते हैं प्रबंध की कौन कौन सी सीमाएं और आलोचनाएं होती हैं। जैसे कि अपन ने प्रबंध की विशेषताएं, महत्व, ये सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा, तो अब उसमें कुछ ना कुछ कमियां भी हैं जिनके बारे में अपन देखेंगे। सबसे पहला होता है प्रबंध के सिद्धांत देश, काल और स्थिति के अनुसार समायोजित होते रहते हैं। अब अपन आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे कि प्रबंध के कौन कौन से सिद्धांत होते हैं, जैसे कि अनुशासन का सिद्धांत था, आदेश की एकता, निर्देश की एकता। अगर आपको याद हो, अभी तक आपने पढ़ा हो,
3rd चैप्टर में ये सारी चीज़ें आएंगी। तो अब जो प्रबंध के सिद्धांत होते हैं भाई प्रत्येक देश में अलग होंगे, यानी कि इंडिया में कुछ होते हैं और जो हमारी फॉरेन कंट्री हैं उनमें कुछ और होंगे। जितने भी नियम कायदे कानून होते हैं मैनेजमेंट के वो अपने यहाँ अलग होंगे और दूसरी जगह अलग होंगे। तो यानी कि प्रबंध के जितने भी सिद्धांत होते हैं वह देश के अनुसार समय के अनुसार हमें उनको परिवर्तित करना पड़ता है। यानी कि मान लीजिए कि आपके जो ग्राहक हैं आपके कर्मचारी हैं वो आदेश की एकता वाला सिद्धांत अपन ले लेते हैं। तो अब मान लीजिए वो किसी एक व्यक्ति की बात नहीं सुन रहे हैं तो अपन को दूसरा व्यक्ति अपॉइंट करना पड़ेगा, यानी कि सिद्धांत में अपन को थोड़ा बहुत फेरबदल करना पड़ेगा। तो जो प्रबंध के सिद्धांत होते हैं वह समय के अनुसार क्या होते जाते हैं, थोड़े उन्हें अपन को थोड़ा बहुत उनमें चेंजेस अपन को लाना पड़ता है। दूसरी चीज़ होती है सिद्धांत परिवर्तनशील होते हैं, यानी कि प्रबंध के जितने भी सिद्धांत होते हैं वह समय काल और परिस्थिति के अनुसार परिवर्तित होते रहते हैं। अगर अपन चाहें कि अपन एक ही सिद्धांत पर अड़े रहें, जैसे कि अपन ने हेनरी फ्योल और FW टेलर के सिद्धांत पढ़े थे कि हेनरी फ्योल के थे आदेश की एकता, निर्देश की एकता, सोपान श्रृंखला, ये सारी चीज़ें। वहीं अपन ने FW टेलर के सिद्धांत पढ़े थे कि समय का अनुमान लगाना, प्रेरणात्मक मजदूरी प्रणाली, कार्य का अनुमान लगाना। तो अपन चाहें कि वही सिद्धांत अभी भी एज इट इज बने रहें तो ऐसी चीज़ें पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती है, क्योंकि अपन देखें जैसे खाने पीने का और कपड़ों का ट्रेंड जो होता है वो समय के अनुसार परिवर्तित होता रहता है, वैसे ही जो हमारे प्रबंध के सिद्धांत होते हैं वह समय के अनुसार क्या होती जाते हैं, परिवर्तित होते जाते हैं। तीसरी चीज़ होती है सुदृढ़ एवं स्थिर मापदंडों का अभाव। अब मापदंड का मतलब होता है किसी भी चीज़ का मेजरमेंट लेना, यानी कि जैसे अपन कपड़े मान लेते हैं अपन को 2 मीटर 3 मीटर इस हिसाब से अपन अपने कपड़ों के डिसाइड कर लेते हैं कि इतना मापदंड लगेगा। अब लेकिन क्या होता है प्रबंध के लिए अपन कोई मापदंड निर्धारित नहीं कर सकते हैं कि अगर 10 लाख रुपए अपन को कमाने ही कमाने हैं तो अपन को किस हिसाब से उसमें कार्य करना पड़ेगा। यानी कि एक निर्धारित योजना तो अपन बना सकते हैं लेकिन एक निश्चित मापदंड उसका तैयार नहीं कर सकते हैं कि इतना काम करेंगे अपन तो अपन को 10 लाख रुपए का प्रॉफिट हो ही सकता है। जैसे कोई बिजनेसमैन है, अब वो सोच के रखता है कि मुझे 10 लाख रुपए का प्रॉफिट अर्न करना है, लेकिन फिर भी इतना दिमाग वो नहीं लगा सकता है कि हाँ इतना काम करूंगा तो 10 लाख रुपए अपन को मिल ही जाएंगे। तो उसके लिए एक निश्चित मापदंड डिसाइड कर सकते हैं लेकिन एक्यूरेट अपन मापदंड उसके लिए निर्धारित नहीं कर सकते हैं। चौथी चीज़ होती है स्वार्थ को बढ़ावा देना। इसका मतलब ये होता है कि प्रबंध में जो मतलब उसके मैनेजर होते हैं और उसके जो कर्मचारी होते हैं उनके उद्देश्य ही अलग अलग होते हैं। यानी कि प्रबंधक क्या चाहेंगे कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो जाए और वो जो संस्था के उद्देश्य होते हैं उनको तो भूल ही जाते हैं। अगर वह अपना ही फायदा देखते रहेंगे तो प्रबंध के अंतर्गत जो अपन व्यवसाय संचालित कर रहे हैं उसके अंतर्गत जो किया गया कार्य होता है वह व्यर्थ हो जाता है, केवल अपने लाभ को बढ़ावा देने के लिए। लास्ट होता है नौकरशाही को प्रोत्साहन देना। अब प्रबंध के अंतर्गत क्या होता है सारे काम प्री डिसाइडेड और प्री प्लानिंग से चलते हैं, यानी कि मैनेजर ने जो कह दिया वही सारे कार्य पहले से ही संचालित किए जाएंगे। अब कर्मचारी को कितने बजे आना है, कितने बजे जाना है, क्या काम करना है, ऐसा काम करेगा, इतने घंटे आराम करेगा, वह पहले से ही डिसाइड रहते हैं। तो नौकरशाही को प्रोत्साहन मिल गया, यानी कि एक कर्मचारी को एज अ वर्कर ही मतलब काम दिया जा रहा है, उसको एज अ नौकर ही समझा जा रहा है, जिसके कारण भी क्या होता है कर्मचारी कार्य करने के लिए अच्छे से मन से तैयार नहीं होते हैं। तो ये हुई प्रबंध की सीमाएं। अब देखते हैं अपन अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अपन देखते हैं प्रबंध, प्रशासन और संगठन में अंतर क्या होता है। तो सबसे पहले क्या होता है अपन को इन तीनों चीज़ों को ही जान लेना चाहिए कि ये सारी चीज़ें क्या हैं। तो प्रबंध का मतलब अपन ने सबसे पहले पढ़ा था कि व्यक्तियों से कैसे कार्य लिया जाता है वो हमारा प्रबंध होगा। प्रशासन होता है उसके उच्च स्तर का काम, यानी कि जो सारे कामों को डिसाइड करता है कि प्रबंध क्या काम करेगा, उसमें कैसे कार्य संचालित किए जाएंगे। और संगठन का सीधा सा मतलब होता है कर्मचारियों के मध्य में कार्यों का उचित रूप से और सही रूप से बंटवारा करना, यानी कि कौन सा कर्मचारी किस कार्य को करने में योग्य होता है उसका बंटवारा करना ही संगठन कहलाता है। तो अब अपन देखते हैं इसका अंतर। सबसे पहला होता है कार्य। तो प्रबंध एक कर्मचारी का कार्य है, यानी कि प्रबंध के अंतर्गत कर्मचारियों से कार्य कराया जाता है, तो यह एक कर्मचारी का कार्य है। प्रशासन एक निर्धारणात्मक कार्य है, यानी कि इसके अंतर्गत यह निर्धारित किया जाता है कि कर्मचारी कौन कौन से कर्मचारी किस कार्य को करेंगे, इसीलिए एक निर्धारित करने वाला कार्य होता है। और संगठन जो होता है वह संस्था के लिए आधार का निर्माण करता है, यानी कि एक संगठन के अंतर्गत ही प्रबंध और प्रशासन के द्वारा निर्धारित किए गए जो कर्मचारी होते हैं वह कार्य करते हैं, तो वो हो गया कि यह संस्था को आधार प्रदान करता है।
दूसरी चीज़ होती है इसकी भूमिका क्या है, तो यह संस्था का दिल होता है, यह संस्था का मस्तिष्क है और यह संस्था का शरीर है। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन संगठन से। इसको संस्था का शरीर इसीलिए माना गया है कि क्योंकि एक संगठन के अंतर्गत भी प्रशासन और प्रबंध जो होता है उसके कर्मचारी कार्य करते हैं, इसीलिए होता है संस्था का शरीर होता है। इसको मस्तिष्क इसलिए कहा गया है क्योंकि इसके अंतर्गत जितने भी नीति नियम निर्धारण जो भी सब डिसाइड किए जाते हैं वह प्रशासन करता है, यानी कि जो हमारे उच्च प्रबंध पे अपन मान लेते हैं जैसे किसी के मैनेजर हैं, ट्रस्टीज़ हैं किसी भी व्यवसाय के, तो वो होते हैं, इसीलिए उनको मस्तिष्क कहा गया है। और प्रबंध को दिल इसीलिए कहा गया है क्योंकि एक मैनेजमेंट ही नहीं होगा तो उसका मस्तिष्क और उसका शरीर किसी भी प्रकार का कोई काम नहीं कर सकता है जब तक कि उस संस्था के कर्मचारी अच्छे से कार्य नहीं करें, इसीलिए इसको संस्था का दिल कहा गया है। तीसरा होता है किसके द्वारा प्रभावित होता है, तो प्रबंध के अंतर्गत कार्य करते हैं कौन, कर्मचारी। तो यह प्रभावित होगा कर्मचारी से कि कर्मचारी अच्छा काम करेंगे तो मैनेजमेंट अच्छा होगा और बुरा कार्य करेंगे तो मैनेजमेंट बुरा होगा, तो यह कर्मचारियों से प्रभावित होता है। अब जो हमारा प्रशासन होता है वह बाहरी तत्वों से प्रभावित होता है, जो कि अपन रीड करेंगे अपने फोर्थ चैप्टर में। जैसे कि अपन इसमें पढ़ेंगे राजनीतिक आर्थिक तत्व होते हैं, कुछ सामाजिक तत्व होते हैं, आपको अभी तो ध्यान होंगे अगर आपने अच्छे से याद किया है। तो ये सारी जो प्रशासन होते हैं हमारे उच्च प्रबंध होते हैं वह बाहरी तत्वों से ज़्यादा प्रभावित होते हैं। और जो संगठन होता है वह इनके मिले जुले होते हैं, यानी कि कर्मचारी भी संगठन को प्रभावित कर सकते हैं, अच्छा काम करेंगे तो संगठन अच्छा होगा, बुरा काम करेंगे तो बुरा होगा। अब विभाग होते हैं बहुत सारे, क्रय विक्रय विज्ञापन विपणन, ये सारे विभाग होते हैं। अगर इनमें प्रॉपर तरीके से काम हो रहा है तो संगठन अच्छा माना जाता है और प्रॉपर तरीके से काम नहीं हो रहा है तो संगठन बुरा माना जाता है। स्तर, तो यह हमारा मध्य स्तर का काम होता है। प्रशासन जो उच्च स्तर है वो अपन जानते ही हैं कि जो प्रबंध होता है वह मध्य स्तर में आता है। मध्य स्तर, निम्न स्तर और उच्च स्तर, 3 स्तर होते हैं। तो प्रशासन जो होता है वह उच्च स्तरीय होता है क्योंकि इसके अंतर्गत जितने भी हमारे मैनेजर होते हैं, जितने भी बड़े बड़े जो पद पर होते हैं, ट्रस्टीज वगैरह होते हैं, वो आते हैं, इसलिए उच्च स्तरीय कार्य होता है। प्रबंध में कर्मचारी आते हैं इसलिए मध्य स्तरीय काम होता है। और यह संगठन जो होता है वह प्रशासन के सहयोग से संचालित किया जाता है, यानी कि जो प्रबंध और प्रशासन है यह उच्च स्तरीय मध्य स्तरीय में इंक्लूड कर सकते हैं क्योंकि इसके अंतर्गत कर्मचारी कार्य करते हैं। अब बात आती है नीतियाँ कौन बनाता है, कौन लागू करता है। तो सबसे पहले प्रशासन जो होता है वह प्रबंध जो होता है वह नीतियाँ लागू करता है, यानी कि प्रशासन के द्वारा व्यवसाय को संचालित करने समय नियम, नीतियाँ, निर्णय सभी बनाए जाते हैं। तो यह प्रशासन जो होता है वह नीतियाँ बनाता है। अब उनको लागू कराना है कर्मचारियों में, तो वो हमारे एक मैनेजमेंट और मैनेजर का काम होता है, तो यह नीतियाँ लागू कराता है। और संगठन का मतलब होता है कि जितने भी सारे कर्मचारी हैं उनमें नीतियों को क्रियान्वित करना, यानी कि समस्त कर्मचारियों को उनके कार्यों के बारे में, उनकी नीतियों के बारे में समझाना, तो वो हमारा होता है संगठन का काम। इस प्रकार हुआ हमारा प्रबंध, प्रशासन और संगठन में अंतर। और इसी के साथ हमारा जो फर्स्ट चैप्टर होता है उसका रिवीजन कंप्लीट होता है। आप घर पर रीड करिए, ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अपन अपने नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।